वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट जेआरएफ हिस्ट्री। आज फिर से मैं आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ जिस टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बिंदुसार। तो बिंदुसार कौन थे ये हम जानेंगे और बिंदुसार का साम्राज्य विस्तार उन्होंने कैसे किया उसके बारे में आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो बिंदुसार जो हैं चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी हुए हैं जिन्हें अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। इनका जो जन्म था वो 320 ईसा पूर्व में हुआ था और जो मृत्यु है वो 273 ईसा पूर्व में हो गई थी। इनकी जब उम्र थी 47 या 48 साल के थे जब इनकी मृत्यु हो जाती है। अमित्रघात यूनानी लेखकों ने इनको एमित्रोकेटीज कहा है। एमित्रोकेटीज जो है, जो वर्ड है, इसका संस्कृत में जो रूपांतरण होता है वो होता है अमित्रघात। और अमित्रघात का जो मतलब होता है, जो मीनिंग होता है वो होता है शत्रुओं को नष्ट करने वाला, शत्रुओं का नाश करने वाला। तो यह जो है अमित्रघात जो है इनकी एक उपाधि थी, इस नाम से भी इनको जाना जाता है। और जैन ग्रंथ जो है, जैन ग्रंथों में इस उपाधि को सिंहासन कहते हैं, सिंहासन कहते हैं। और ये जो उपाधियां हैं इससे ये स्पष्ट होता है, ये क्लियर होता है हमें कि वह कोई दुर्बल और विलासी शासक नहीं थे, एक शक्तिशाली शासक थे। ऐसा मतलब इस उपाधि से हमें स्पष्ट होता है। तो आइए देख लेते हैं बिंदुसार के बारे में। इनका जो जन्म है वो 320 ईसा पूर्व में हो गया था और मृत्यु 273 ईसा पूर्व में, जब इनकी उम्र 47 या 48 साल के थे जब ये मर जाते हैं। कहाँ पर इनका जो निधन है, इनकी जो मृत्यु कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र, बिहार में। इनकी जो वाइफ थी उनका नाम चारुमित्रा या शुभद्रांगी था और जो इनके पुत्र थे वो थे सुसीम, अशोक और तिष्य। 3 पुत्रों के हमें ज़्यादा नाम मिलते हैं, लेकिन कुछ ग्रंथों में इन्हें ऐसा भी कहा जाता है कि इनके 101 पुत्र थे, ऐसा कहा जाता है। पूरा नाम, बिंदुसार का पूरा नाम था चक्रवर्ती सम्राट बिंदुसार मौर्य। इनकी जो शासन अवधि है, कब से कब तक इन्होंने शासन किया है, वो है 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया। इनसे जो पहले के सम्राट थे, पूर्ववर्ती सम्राट, तो मौर्य साम्राज्य के जो सम्राट थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। और उत्तरवर्ती सम्राट मतलब जो कि बिंदुसार के बाद बने हैं वो थे सम्राट अशोक मौर्य। इनके पिता का नाम सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य था और जो माता थी बिंदुसार की उनका नाम दुर्धरा था। ये दुर्धरा के पुत्र थे। अमित्रघात या अमित्रखड़ा या अमिता घट्टा, ये जो नाम है इनका मीनिंग होता है शत्रुओं के विनाश के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो ये इनकी उपाधि थी, ये हम देख चुके हैं, इस नाम से भी जाना जाता है। भारत के दूसरे मौर्य सम्राट व राजवंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र और सबसे प्रसिद्ध शासक अशोक के पिता थे बिंदुसार। ये सिक्का है करशापन, जो चांदी का सिक्का होता था प्राचीन काल में, चांदी के सिक्के को करशापन कहा जाता था। ये आप पिक्चर में देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये करशापन जो था चांदी का सिक्का, ये इसकी फोटो है। प्राचीन और मध्यकालीन स्रोतों में बिंदुसार के जीवन का विस्तार से हमें वर्णन नहीं मिलता। उनके बारे में अधिकांश जानकारी चंद्रगुप्त पर केंद्रित जैन किंवदंतियां और अशोक पर केंद्रित बौद्ध किंवदंतियों से हमें मिलती है। ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हमें जो चंद्रगुप्त से रिलेटेड जो जैन किंवदंतियां है और अशोक पर केंद्रित जो बौद्ध किंवदंतियां, उनसे हमें इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अशोक के प्रारंभिक जीवन के बारे में अधिकांश बौद्ध कथाएं भी बौद्ध लेखकों द्वारा ही रची गई प्रतीत होती है, जो अशोक की मृत्यु के कई सौ साल बाद रहते थे और ऐतिहासिक महत्व के नहीं थे। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि बिंदुसार के समय में भी भारत का पश्चिमी और यूनानी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध कायम रहा, मतलब उनकी जो थी उनसे मित्रता थी, ऐसा कहा जाता है। लेकिन एक इतिहासकार है स्ट्रेबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस, ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है इनके समय का, कि जो एंटियोकस थे, सीरिया के राजा थे, उन्होंने डाइमेकस नामक एक राजदूत बिंदुसार की राज्यसभा में भेजा था। ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने
बिंदुसार की राज्यसभा में एक राजदूत को भेजा था जिसका नाम था डायमेकस। यह मैगस्थनीज के स्थान पर आया था। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मैगस्थनीज आए थे, यूनानी राजदूत थे, ऐसे ही बिंदुसार के समय में एक राजदूत आए थे डायमेकस नाम के। लेकिन प्लिनी जो है एक इतिहासकार है, वो हमें ये बताते हैं कि मिस्र के राजा जो थे टालमी द्वितीय, उन्होंने फिलाडेल्फस ने डायनोसियस नामक एक राजदूत मौर्य दरबार में भेजा था। उस टाइम पर एक और मतलब राजदूत था, उनका नाम था डायनोसियस नाम था। लेकिन ये जो डायनोसियस नामक राजदूत थे ये बिंदुसार के समय में आए थे, ऐसा कहा जाता है। तो लेकिन जो कुछ इतिहास जो यूनानी लेखक हैं वो ये कहते हैं कि बिंदुसार तथा सीरिया के राजा एंटीयोकस, कौन थे राजा? एंटीयोकस राजा थे। उनके बीच में एक मित्रतापूर्ण पत्र व्यवहार होता है, मतलब एक पत्र भेजा जाता है और उस पत्र व्यवहार का विवरण दिया होता है। उस पत्र व्यवहार में भारतीय शासक ने सीरियाई नरेश से कुछ चीज़ों की मांग की जाती है। कौन सी मांग की होती है? 3 चीज़ें मांगते हैं भारतीय नरेश। कौन थे भारतीय नरेश? बिंदुसार थे। तो वो 3 चीज़ों की मांग करते हैं। तो उसमें जो फर्स्ट चीज़ थी वो थी मीठी मदिरा। थोड़ा सा बता देती हूँ स्टूडेंट्स। पहली थी मीठी मदिरा और जो सेकंड नंबर पे जो मांगा था वो था अंजीर, सूखी अंजीर, और जो थर्ड थी वो थे दार्शनिक। लेकिन सीरियाई जो सम्राट थे वो क्या कहते हैं कि उन्होंने प्रथम 2 वस्तुएं, कौन कौन सी? मीठी मदिरा और सूखी अंजीर, तो उनको भिजवा दी। लेकिन जो तीसरी वस्तु थी दार्शनिक, उनके संबंध में उन्होंने ये कहा था कि यूनानी कानूनों के अनुसार दार्शनिकों का विक्रय नहीं किया जाता है। तो इस विवरण से हमें ये पता चलता है कि बिंदुसार के समय में भारत का पश्चिम एशिया के साथ भी व्यापारिक संबंध था। इससे बिंदुसार की दार्शनिक रुचि का भी हमें कुछ संकेत मिलता है, क्योंकि उन्होंने दार्शनिक मांगे थे। यूनानी जो मतलब सीरिया के राजा थे एंटीयोकस, उनसे उन्होंने राजदूतों की भी बात की थी, दार्शनिकों की भी बात की थी, दार्शनिक मंगाए थे। लेकिन वहाँ के एंटीयोकस जो राजा थे, वहाँ के राजा ने मना कर दिया था। उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में देख लेते हैं स्टूडेंट्स। बिंदुसार का जन्म मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के ये पुत्र थे, उनकी पत्नी से हुआ था। यह कई स्रोतों द्वारा सत्यापित है, जिसमें विभिन्न पुराण और महाकाव्य शामिल हैं। चंद्रगुप्त का सैल्यूकस के साथ एक विवाह, सैल्यूकस के युद्ध में, जब सैल्यूकस के साथ उनका युद्ध होता है और वो युद्ध में सैल्यूकस हार जाते हैं, तो उनसे एक संधि होती है, एक समझौता होता है। तो उस समझौते के आधार पर उनकी शादी की गई थी, जिसके कारण यह अनुमान लगाया गया है कि बिंदुसार की जो माँ थी वो ग्रीक या मैसेडोनियन रही होगी। हालांकि इसका कोई प्रमाण हमें नहीं मिलता। जैन काम राजावली कथा में कहा गया है कि उनका जन्म नाम था वो सिमसेना था। ऐसा मतलब कुछ एक ग्रंथ है जैन काम राजावली, उसी कथा में कहा गया है। शासनकाल के बारे में देखते हैं। इतिहासकार उपेंद्र सिंह का अनुमान है कि बिंदुसार लगभग 297 ईसा पूर्व पर सिंहासन पर बैठे थे। कहीं कहीं पर स्टूडेंट्स हमें 298 भी मिलता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। 16वीं शताब्दी के तिब्बती बौद्ध लेखक तारानाथ कहते हैं कि चाणक्य, जो बिंदुसार के महान राजाओं में से एक थे, उनके समय में मतलब मंत्री थे चाणक्य, बिंदुसार के समय में भी। शैलेंद्रनाथ सेन ने ध्यान दिया है कि मौर्य साम्राज्य पहले से ही पश्चिमी समुद्र सौराष्ट्र के बगल में, पूर्वी समुद्र बंगाल के बगल में तक चंद्रगुप्त के शासनकाल के दौरान बढ़ा था। इनके समय में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए स्टूडेंट्स, तो हम इन विद्रोह के बारे में भी देख लेते हैं। महावंश से हमें पता चलता है कि बिंदुसार ने अपने बेटे को नियुक्त अशोक के वायसराय के रूप में उज्जैनी में उन्होंने अशोक को वायसराय के पद पर नियुक्त किया था। अशोक वंदना में कहा गया है कि बिंदुसार ने तक्षशिला की घेरेबंदी करने के लिए अशोक को भेजा और सम्राट ने अशोक के अभियान के लिए कोई हथियार या रथ प्रदान करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने विद्रोह दबाने तो भेजा ही था, लेकिन सम्राट ने अशोक के अभियान के लिए उन्हें हथियार और रथ प्रदान नहीं किए थे।
लेकिन जब उनकी जो सेना है अशोक की वो तक्षशिला पहुंचती है तो वहाँ के जो निवासी थे उनसे संपर्क करते हैं, उनसे कहते हैं कि वे केवल बिंदुसार के दमनकारी मंत्रियों का ही विरोध करते हैं, उन्हें सम्राट या राजकुमार से कोई समस्या नहीं है। मतलब जो तक्षशिला के निवासी थे उन्हें सिर्फ बिंदुसार के मंत्रियों से प्रॉब्लम थी, वहाँ के राजा या उसका जो मतलब जो उनके पुत्र हैं राजकुमार हैं उनसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। तो अशोक ने तब बिना विरोध के शहर में प्रवेश किया और देवताओं ने घोषणा की कि वह एक दिन पूरी पृथ्वी पर शासन करेंगे। ऐसा कहा जाता है जब वो विद्रोह दबाने जाते हैं तो उनका स्वागत वहाँ पे किया जाता है, बिना विद्रोह के उन्हें एंट्री मिल जाती है। बिंदुसार की मृत्यु के कुछ समय पहले तक्षशिला में दूसरा विद्रोह हुआ था और इस बार इस विद्रोह को दबाने के लिए उनके दूसरे पुत्र जो थे सुसीम उनको भेजा जाता है, लेकिन वह इस कार्य में असफल रहते हैं। तो फर्स्ट विद्रोह को दबाने के लिए अशोक जाते हैं जो सफल होते हैं क्योंकि वहाँ की जनता उनका विरोध नहीं करती, लेकिन जब सेकंड विद्रोह होता है बिंदुसार की मृत्यु से पहले तो वहाँ पर सुसीम को भेजा जाता है, लेकिन वो वहाँ पर असफल होते हैं। मृत्यु और उत्तराधिकार की बात कर लेते हैं। तो ऐतिहासिक साक्ष्य हमें बताते हैं कि 270 या कहीं कहीं पर हमें 273 या 272 भी मिलता है तो बिंदुसार की मृत्यु हो गई। लेकिन उपेंद्र सिंह के अनुसार कुछ साक्ष्य 270 बताते हैं, तो लेकिन जो उपेंद्र सिंह हैं उनके अनुसार बिंदुसार की मृत्यु 273 ईसा पूर्व में हुई थी। और ऐसा ही एक और इतिहासकार है शैलेंद्र नाथ सेन, उनका मानना है कि उनकी जो मृत्यु है वो 273 या 272 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी। तो इनकी मृत्यु को लेकर भी विद्वानों में इतिहासकारों में मतभेद है स्टूडेंट्स। उनकी मृत्यु के उत्तराधिकार के 4 साल के संघर्ष जिसके बाद उनके बेटे के बाद किए गए अशोक जो है सम्राट बनते हैं उनके बाद में। तो अशोक का जो टाइम है 269 से 236 रहा है। सम्राट कब बनते हैं 269 या 268 में सम्राट बनते हैं। कहीं कहीं पर इनका अशोक का टाइम भी थोड़ा चेंज मिलता है, कहीं कहीं पर अशोक का जो टाइम है जब वो राज्य शासन पर बैठते हैं तो 273 जब इनकी मृत्यु होती है इनके पिता की तभी इनका टाइम मिलता है, कहीं कहीं पर इनका टाइम 273 ईसा पूर्व हमें मिलता है। तो महावंश के अनुसार बिंदुसार ने 28 वर्षों तक शासन किया, जबकि पुराणों के अनुसार उन्होंने 25 वर्षों तक शासन किया है। महावंश जो ग्रंथ है वो कहता है कि बिंदुसार ने 28 वर्षों तक शासन किया, लेकिन जबकि जो पुराण है वो ये कहते हैं कि उन्होंने 25 वर्षों तक शासन किया है। महावंश के अनुसार अशोक को उज्जैन के वायसराय के रूप में नियुक्त किया गया था, ऐसा भी कहा जाता है। सो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने बिंदुसार और उसके साम्राज्य विस्तार के बारे में ये जो टॉपिक था हमारा ये हमने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम अशोक के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए गुड डे। और प्लीज़ अगर